नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। जैसा कि हमने यूके ट्रिपल एससी 1 सीरीज फॉर ऑल एग्ज़ाम चलाई है, जिसमें आज क्रैश कोर्स डे 9 है। इसमें हम हिंदी में वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे, जीके एंड जीएस में अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंग पढ़ेंगे और उत्तराखंड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम आज राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार, संरक्षण क्षेत्र एवं विश्व धरोहर स्थल। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण। वर्ण विच्छेद। जब किसी शब्द को उसके मूल वर्ण अक्षरों में तोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। सरल शब्दों में समझते हैं। शब्द है, उसके छोटे छोटे वर्ण ध्वनियों में तोड़ना वर्ण विच्छेद कहलाता है। उसको हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे उसके, तो उसे वर्ण का विच्छेद कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? सही उच्चारण समझना, वर्तनी में शुद्धता लाना। वर्ण विच्छेद के नियम। वर्ण विच्छेद के कुछ नियम भी हैं। मात्रा को मूल स्वर में बदलो, मतलब कि जैसे का है, का में आ की मात्रा छुपी हुई है, तो जो मूल मात्रा हमारी जो स्वर हैं उनको अलग कर लेते हैं हम। स्वर जितने भी होंगे उनको अलग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ई की मात्रा है तो हमने ई को प्रॉपर वैसे ही लिख दिया है, मात्रा अलग कर दी इसमें से। संयुक्त अक्षरों को तोड़ो। इसमें संयुक्त अक्षर क्या है? त्र है, तो हमने क्या किया, उसको तोड़ के लिख दिया। जैसे छ धन अ धन, त्र का क्या होता है? त धन र से मिलकर बना होता है ना ये। फिर इसमें भी अ छुपा है तो ये ऐसे करके हो गया। अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलते हैं। जैसे क ख ग अंग, पंचम वर्ण क्या हुए? ये जो ये लास्ट में आते हैं। और अनुस्वार क्या हुआ? कुछ ऐसे करके बिंदी लगे रहती है, जो अभी नीचे जब एग्जाम्पल देखेंगे हम समझ जाएंगे। जैसे क ख ग वर्ण आ गया तो उसको अंगों में बदलेंगे। ट ठ डो आ गया तो अणों में बदलेंगे। प फ व आ गया तो मों में बदलेंगे। चौ छ जो आ गया तो यों में बदलेंगे। तौ थ दो आ गया तो नौ में बदलेंगे। अभी समझते हैं कैसे बदलते हैं। जहाँ अ की ध्वनि नहीं आती है वहाँ पर हलंत लगाना ज़रूरी है। जैसे आधा क है तो यहाँ पर अ की ध्वनि नहीं आई तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके नीचे जब इसको लिखना होगा तो हम ऐसे करके लिख देंगे। इसको ऐसे हटा के इसकी जगह ऐसे आधा को है करके। उदाहरण समझते हैं अब। शब्द और वर्ण विच्छेद। जैसे फल है, फल में फ छुपा है आधा, फिर उसमें अ मिलके दोनों मिलके फ बन गया। ल और अ मिलके लौ बन गया। हमने इसका वर्ण विच्छेद कर दिया। सरल से हम कठिन की तरफ को बढ़ेंगे। जैसे घर है, घ धन अ, र धन अ। ऐसे ही छात्र में त्र है तो इसका मैंने अभी बता दिया आपको कि संयुक्ताक्षर को ऐसे तोड़ देंगे करके। विद्यालय, ये जो ये ध्या बना होता है ये दो और यो से मिलके बना होता है। तो पहले क्या आएगा? वो आएगा। फिर ई की मात्रा है, ई लिख देंगे। छोटी ई है तो छोटी ई लिख दिया। फिर दो, फिर धन यो, फिर ओ। ऐसे ही विद्यालय का भी होगा। ऐसे ही जो पंचमाक्षर बदल जाते हैं वो इसमें बता देता हूँ मैं आपको। जैसे सौ है, फिर ऊपर से अनुस्वार आया है ये, फिर उसके पीछे से क्या आ गया है? क वर्ण आ गया है। क आया है तो किस में चेंज होगा? जो उसका पंचमाक्षर होगा। उसका पंचमाक्षर क्या होता है? ड, मतलब अंगों। सौ धन अ धन अंगों धन क धन अ धन ट। इसके पीछे भी अ लिख सकते हैं लास्ट में भी। ऐसे ही संचार में देखो, ऊपर से अनुस्वार आ गया और पीछे क्या आया है? चौ आया है। सौ धन अ से ये हो गया, फिर यों आ जाएगा क्योंकि इसका जो पंचमाक्षर होता है वो ये होता है। फिर चौ, फिर धन, इसमें आ की मात्रा छुपी है, आ अलग लिख दिया हमने, र धन ओ। ऐसे ही प्रबंधन, प्र धन रो धन ब अ नौ ध अ, ऐसे करके हम इनको बदल देंगे। आप लोग पहले ही बोर हो जाते हैं, फिर हिंदी में ही छोड़ देते हैं वीडियो, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आजकल। पूरी वीडियो देखा कीजिए। सौ धन अ धन मो, पीछे बो आ गया ना, इसके मो आ जाएगा। फिर इसमें प फ ब भ मो, फिर ब, फिर अ, फिर जो ये
दो बनाया, पहले दो आएगा, फिर दो आएगा, फिर ओ। अब कुछ PYQs जो रिसेंट ऑल इंडिया एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से जो जो मिले मेरे को, मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। जैसे दीवार आया है एक पेपर में, तो दो धन बड़ी ई की मात्रा, फिर वो, फिर आ की मात्रा छुपी है इसमें, फिर रो धन ओ। ज्ञान, ये ज्यों किससे मिलकर बना होता है? जौ धन यों से। फिर इसको हमने संयुक्ताक्षर था तो इसको तोड़ के लिख दिया, जौ धन यो। इसमें आ की मात्रा छुपी है आ, फिर नो धन ओ। संयुक्त का वर्ण विच्छेद, सौ धन ओ, फिर मो, फिर यो, ऊ की मात्रा छोटी ऊ, फिर को तो। श्रृंग, इसको देख लीजिए, ये UKSSC में भी इस बार एक इस टाइप का आया था ये बार। सौ धन री की मात्रा है नीचे से, तो री लिख दिया हमने पूरा। फिर पीछे से गौ है तो अनुस्वार किस में बदलेगा? उसके पंचमाक्षर में, अंगों में। फिर गौ धन ओ। चलिए अब शुरू करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार, संरक्षण क्षेत्र और विश्व धरोहर स्थल अभी हम पढ़ेंगे। उत्तराखंड में संरक्षित क्षेत्र हैं 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 7 वन्यजीव विहार हैं, 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, 2 विश्व धरोहर स्थल हैं, 1 रामसर साइट है। आइए पहले मैप में देख लेते हैं इनकी स्थिति कहाँ पर क्या है। एक तरफ से शुरू करते हैं, क्योंकि आजकल सवाल आ जा रहा है उत्तर से पश्चिम की तरफ लगाओ, या उत्तर से दक्षिण की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ऐसे करके। तो हम देख लेते हैं, पूरब से उधर को देखेंगे। पहले अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इधर पर, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर, गंगोत्री नेशनल पार्क, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विनोग का नाम, मसूरी का नाम ही विनोग है, मसूरी वन्यजीव विहार जो है उसी का नाम विनोग वन्यजीव विहार भी था। सोना नदी वन्यजीव विहार, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वनगंगा वेटलैंड, राजाजी नेशनल पार्क, आसन बैराज और गोविंद नेशनल पार्क। आइए जानते हैं इनको डिटेल से। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान वे क्षेत्र होते हैं जहां जैव विविधता का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में इन सीटू संरक्षण, या इसको हिंदी में कहते हैं स्वस्थानीय। इसका मतलब हुआ कि जो भी प्राकृतिक, जिस चीज़ का प्राकृतिक आवास जहाँ है उसको वहीं पर संरक्षित कर देना। जैसे बाघ अगर कॉर्बेट में मिलते हैं तो उसका संरक्षण पूरे कॉर्बेट क्षेत्र में ही कर दिया जाएगा उसके अंदर, ऐसा नहीं कि बाघ वहाँ से उठाया और दूसरी जगह कहीं ले गए। इंस्टीट्यूट पद्धति से किया जाता है जहाँ मानव गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंध होता है मानव गतिविधियों में। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनका कुल क्षेत्रफल है 5006.76 वर्ग किलोमीटर। राज्य का ये 9.36% है। अब पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट, ये भारत ही नहीं, उत्तराखंड ही नहीं, पूरे एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क नाम से हुई थी, क्योंकि उस समय जो गवर्नर था उनका नाम हैली था, गवर्नर हैली, उनके नाम पर की गई थी। ये देख सकते हैं आप इसकी फ़ोटो, इसमें स्टेबलाइज 1936 में। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन 1957 में जिम कॉर्बेट कर दिया गया। जिम कॉर्बेट एक प्रकृति प्रेमी थे, उनके नाम पर रखा गया। इसका क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है, जो पौड़ी में 312.76 वर्ग किलोमीटर है और नैनीताल में 208.8 वर्ग किलोमीटर है। पौड़ी में इसका ज़्यादा क्षेत्र है। इसका प्रवेश द्वार ढिकाला नैनीताल है। 1973 में भारत का पहला टाइगर रिजर्व बनाए। 2012 में 500 मीटर क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया गया। 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना की गई। जो पहली टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स थी उसमें 118 सदस्य थे। सर्वाधिक पर्यटक यहीं आते हैं कॉर्बेट में, फिर दूसरे में राजाजी, तीसरे में फूलों की घाटी।
2020 में देश का पहला एनिमल क्वारंटीन सेंटर भी यहाँ बनाया गया था। जब कोरोना चल रहा था तो एनिमल क्वारंटीन सेंटर कार्बेट में बनाया गया। पहला पार्क है जिसमें महिला गाइडों को नियुक्त करने वाला, महिला गाइडों को यहाँ नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की। इसकी स्थापना 1980 में उत्तरकाशी में की गई। इसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। इसका नामकरण गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है इसका नाम। इसके अंदर प्रमुख स्थल भी हैं हर की दून, रुइंसारा झील, ओसाका, तालुका, एक और है जूड़ा का तालाब, इसी के अंदर है। कभी आएगा जूड़ा का तालाब कहाँ है तो उत्तरकाशी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 6 नवंबर 1982 को चमोली में की गई। इसका क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है। इसका मुख्यालय जोशीमठ में है। इसका प्राचीन नाम संजय गांधी नेशनल पार्क था। इसमें जो पहले व्यक्ति आए वो डब्ल्यू गार्डनर आए। इसमें जो घूमने आए पहले व्यक्ति वो डब्ल्यू गार्डनर 1883 के समय में आए। चौथा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, चमोली जिले में है। 3600 मीटर की ऊंचाई पर नर्व गंधमादन पर्वतों के मध्य पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है फूलों की घाटी। पुष्पावती नदी जो है वो पुष्पतोया ताल से निकलती है। जब मैंने नदी सीरीज कराई है वहाँ देखना इसको। क्षेत्रफल इसका 87.50 वर्ग किलोमीटर है। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने की, जो ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही थे। इसको ध्यान रखना कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, क्योंकि एक बार चाय में सवाल आ गया है कि वो ब्रिटिश बैंडिस कहाँ के थे करके। वो जर्मनी के थे, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। द वैली ऑफ फ्लावर इनने बुक भी लिखी है। गंधमादन से बद्रीनाथ की ओर जाते समय फ्रैंक स्माइथ का साथी होल्सवर्थ था। ये लोग आए थे उसमें कामेत पर्वत चढ़ने के लिए। मतलब ये फ्रैंक स्माइथ आए तो गंधमादन से बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे, तो इनकी नज़र यहाँ बीच में जो बहुत सारे फूल हुए होंगे तो इनको अच्छा लगा होगा, तो इनने फूलों की घाटी की खोज कर दी, उधर अपनी किताब में लिख दिया उसके बारे में। 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया फूलों की घाटी को। 14 जुलाई 2005 को विश्व धरोहर घोषित किया गया। इसमें जो फूलों का खिलने का समय है वह जुलाई से अक्टूबर है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे नंदनकानन स्कंद पुराण के केदारखंड में कहा गया है। अलका इसको मेघदूत, कालिदास की मेघदूत में कहा गया है। भिहुंडार घाटी भी कहते हैं इसको। फ्रैंक स्माइथ ने खोज की तो फ्रैंक स्माइथ घाटी भी कहते हैं। गंधमादन भी कहते हैं। पुष्पावली नदी यहाँ बहती है, पुष्पावती तो पुष्पावली भी कहते हैं इसको। लेकिन इसमें एक संकट है, यहाँ जो अमेल और नटग्रास खरपतवार फैल रही है बहुत ज़्यादा। ये खरपतवार क्या करती है कि जो अगर ये उगने लग गई तो जो दूसरी प्रजातियाँ हैं उनको धीरे धीरे नष्ट कर देती है। जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए काऊ बासिंग देखा होगा, वो भी जहाँ पर होता है फिर वो और चीज़ों को नष्ट कर देता है। 1939 में फूलों की घाटी का अध्ययन करने के लिए वनस्पति वैज्ञानिक मार्गरेट लेग आई थी। इस घाटी में आए थे। उनका चट्टान से पैर फिसलने के कारण मृत्यु हो गई। जो उनकी यहाँ पर समाधि बनी है, जो उसमें लिखा हुआ था, वो एक बार पेपर में पूछा गया है, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, इनको ऐसे इमेज से देखोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेंगे कि कब स्थापना हुई, कब क्या है करके। इसकी स्थापना 1983 में हुई। मोतीचूर जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। चीला 1977 में जिसकी स्थापना हुई थी। राजाजी विहार 1948 में। इन तीनों को मिला के क्या किया, राजाजी बना दिया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि तीनों को मिला के बनाया है, तो यहाँ 83 ऐसे याद हो जाएगा ये। इसका मुख्यालय देहरादून में है। इसका क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर है, जो देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में फैला हुआ है। इसका नामकरण जो हमारे अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, उनके नाम पर रखा गया है। अप्रैल 2015 में देश का 48वां और राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। पहला कार्बेट था।
अब आखिरी राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी उत्तरकाशी में। इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा कौन सा था? फूलों की घाटी। विशेष क्या है इसमें? भैरव घाटी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। और यहीं आजकल एक चर्चा में आया है, मैं उसमें देख रहा था, DSTIS ने डाला था एक भस्मक करके, यहाँ एक कुछ नाशक करके फैल रहा है, उसकी वजह से ये चर्चा में आया है हाल ही में। तो एक बार इसको आप लोग देख लें ध्यान से। वन्यजीव विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वन्यजीव विहार जैव विविधता का इंस्टीट्यूट संरक्षण है। इंस्टीट्यूट होता है, एक्सटीट्यूट होता है। किंतु राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में मानव गतिविधियां जैसे घास काटना, लकड़ी चुनना आदि की छूट यहाँ मिलती है। कुल वन्यजीव विहार क्षेत्र 2683.73 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड में 7 वन्यजीव विहार हैं। गोविंद वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी उत्तरकाशी में। 485.9 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। स्नो लेपर्ड परियोजना चल रही है यहाँ 1990-91 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र है। टॉन्स नदी बेसिन क्षेत्र में स्थित है। ये सवाल PCS में आ गया है एक बार। केदारनाथ वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1972 में हुई। यह चमोली और रुद्रप्रयाग में है। इसका क्षेत्रफल 975.20 वर्ग किलोमीटर है, जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। हिमालयी कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था 1972 में ही। इनके संरक्षण की बात हुई थी हिमालयी कस्तूरी मृग के, तो उसमें इसकी स्थापना मुख्य पर्पज इसको खोलने का यही था कि कस्तूरी मृगों की संरक्षण के लिए। तीसरा है अस्कोट वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1986 में हुई पिथौरागढ़ में। 600 वर्ग किलोमीटर में है, 599.93। कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र के लिए खोला गया। सबसे सर्वाधिक जो कस्तूरी मृग पाए जाते हैं वो यहीं पाए जाते हैं, 67। ये जो इनकी लेटेस्ट गणना की गई होगी उसका डाटा है। सोना नदी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1987 में हुई। यह पौड़ी में है, 301 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विंसर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1988 में हुई। अल्मोड़ा में 87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में है नहीं। मसूरी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1993 में हुई देहरादून में। 10.82 वर्ग किलोमीटर का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। इसका पुराना नाम माउंटेन क्लेव विहार था या विनोग वन्यजीव विहार, क्योंकि आखिरी बार जो मिले थे यहीं मिले थे, फिर विलुप्त ही हो गए। नंदौर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 2012 में हुई नैनीताल चंपावत में। 269.95 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब बात करते हैं अन्य आरक्षित क्षेत्रों की। गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, इसकी स्थापना 1995 में हुई, जो नैनीताल के 4.693 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इन वन्यजीव विहारों को याद करने के लिए आप एक ट्रिक भी देख सकते हैं, GKASBMN। जी से गोविंद, इससे केदारनाथ, इससे अस्कोट, सोना नदी, विंसर, ये मसूरी और नंदौर। मैंने ऐसे याद किए तो आप लोगों को भी बता दे रहा हूँ। ये इसी के क्रम में स्थापना भी हुई है इनकी। मेहरुड़ी वन्यजीव विहार 1977 में बागेश्वर। अब कहीं बागेश्वर है, आजकल बीच में ये फ़ोटो वायरल हो रही थी, उसमें पिथौरागढ़ लिखा था फ़ोटो में। तो आप लोग जो उस क्षेत्र के हैं वो मेरे को एक बार कमेंट में बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या है। किताबों में तो बागेश्वर ही लिखा है। हाथी परियोजना 1992 की है। इसी के तर्ज पर उत्तराखंड में शिवालिक हाथी रिजर्व बनाए गए, जो 2002 में बनाए गए।
गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में चलाई गई। टाइगर वॉच योजना 1991-92 में चलाई गई। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में चलाई गई। 1980-81 में कस्तूरी मृग फार्म योजना के तहत 1982 में चमोली के कांचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। अगर पूछता है, ये आया भी है बहुत बार सवाल, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो कांचुला खर्क चमोली में। ये कस्तूरी मृग परियोजना है, कस्तूरी मृग फार्म परियोजना है, योजना है मतलब। ये 1970 की है, ये 1980-81 की है, तो कन्फ्यूजन ना करें, तब मैंने एक साथ लिखे हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी, क्योंकि आप लोगों ने अगर किताबों से पढ़ा होगा तो ऐसे करके नहीं दिया गया है, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे डाटा है। मैंने उन सबको अरेंज करके एक, जिससे कि पूरी समझ विकसित हो एक साथ ही, वैसे कर रखा है। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अब आते हैं रामसर साइट में। उत्तराखंड में एकमात्र रामसर साइट है आसन वेटलैंड संरक्षण साइट, जो रामसर साइट 2020 में बनाई गई। रामसर यह क्षेत्र ईरान में था। 1971 में यहाँ सम्मेलन हुए थे। देश का 38वां था और उत्तराखंड का पहला। अभी देश में 91 बन गए हैं। जो नए 2 बने वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कौन कौन से बने करके। यमुना व आसन नदी के संगम पर देहरादून में 444.4 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये आसन। इसका उद्घाटन 14 अगस्त 2005 को APJ अब्दुल कलाम ने किया। साइबेरियन पक्षियों का प्रमुख स्थल है ये। अब बात करते हैं संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की। इसके अंदर भी आसन वेटलैंड ये 2005 में आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। देहरादून में है। इसका 444.4 हेक्टेयर में फैला हुआ है। झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र। झिलमिल ताल तो था चंपावत में, और झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र है 2005 में जिसकी स्थापना हुई, यह हरिद्वार के अंतर्गत है। 3783.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर आपको ये ताल वाले भी देखनी है तो मैंने ये करा दिए हैं, आप देख सकते हैं। गोल आकृति का ताल था ये। पवलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, इसकी स्थापना 2012 में हुई नैनीताल में। ये 5824.7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका वर्तमान नाम हाल ही में बदला गया है, सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया गया है। अब पवलगढ़ से सीतावनी कंजर्वेशन कर दिया है। नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, इसकी स्थापना 2015 में हुई नैनीताल में। ये 21,224.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ 600 पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इसका क्षेत्रफल है 5,860 वर्ग किलोमीटर। पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर में फैला हुआ है। 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। इसमें भी कन्फ्यूजन है, कहीं पर उद्यान लिखा है, उद्यान को किया गया, कहीं पर बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इसको भी एक बार देख लेंगे। अब बात करते हैं विश्व धरोहर साइट की। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में, फूलों की घाटी को 2005 में, कुंभ मेले को 2012 में। मैंने इनको भी ऐड कर दिया जो उत्तराखंड में थे, जो इनसे अलग थे। ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, जिसको हम छू नहीं सकते, वो अमूर्त हुआ। रम्माण 2009 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। जब इनके बारे में पढ़ेंगे बाद में तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, कितनी तारीख को हुआ, क्या होता है, ये सब चीज़। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए तब। देहरादून विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र है, जो 2014 में बनाया गया। अब बात करते हैं बाघ गणना 2022 में। जो बाघ गणना हुई थी उसमें उत्तराखंड में बाघों की संख्या 560 है। भारत में 3167 है। भारत में स्थिति, भारत में पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, जहाँ 785 बाघ हैं। दूसरे नंबर में है कर्नाटक, 563 बाघ हैं। तीसरे नंबर में है उत्तराखंड, जहाँ 560 बाघ हैं। सर्वाधिक बाघ कार्बेट टाइगर रिजर्व में है।
वृद्धि 2018 से 2022 में सर्वाधिक वृद्धि 118 बाघों की वृद्धि हुई उत्तराखंड में। अब बात करते हैं हिम तेंदुआ गणना की 2022 में। उत्तराखंड में हिम तेंदुए हैं 121। रहने का स्थान इनके 3000 मीटर से ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में रहते हैं हिम तेंदुए। देश में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी भैरव घाटी क्षेत्र में खोला गया। देश का पहला है, ठीक है। हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए 1990-91 में स्नो लेपर्ड योजना आरंभ की गई। विशेष क्या है, गंगोत्री और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में ऑनलाइन परमिट है, तो अगर जाना है तो ऑनलाइन परमिट हमने बनाना होगा इनमें जाने के लिए। तो एक पथिक पोर्टल है जिसकी स्थापना 2017 में की गई। उत्तराखंड में जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और अनेक परियोजनाओं के माध्यम से इनका संरक्षण जारी है अभी भी। अब बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के टॉपिक की। इसमें हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ। आज हम यूएनओ के बारे में चर्चा करेंगे। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। क्यों करनी पड़ी इसकी स्थापना? क्योंकि उसमें द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति हुआ था। उसके विनाशकारी परिणाम के बाद वैश्विक शांति बनाए रखने की आवश्यकता थी, तो इसके लिए एक हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया। उनने रखा इसका नाम। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके संस्थापक देश 51 देश थे। जो 51वां देश था वो पोलैंड था। वर्तमान सदस्य इसमें 193 देश हैं। जो आखिरी देश इसमें जुड़ा वो दक्षिणी सूडान जुड़ा। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का ध्वज आप लोग देख सकते हैं, ये जैतून की पत्तियां हैं और नीले कलर की पृष्ठभूमि में है और सफ़ेद कलर का है, और जो बीच में बना है वो पूरा विश्व का मैप है। ऐसे पूछ भी देता है कभी कभी कि क्या है इसमें, जैतून की पत्तियां हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, कार्य करने वाली भाषाएं 2 हैं, एक अंग्रेजी है एक फ्रेंच है। और भी 3-4 भाषाएं थी, चीनी, स्पेनिश। वो मेन भाषाएं यही दोनों हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच मित्रता और सहयोग बढ़ाना, मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रचार करना, युद्ध और संघर्षों को रोकना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, मानवीय सहायता प्रदान करना। इसके प्रमुख 6 अंग हैं। यहाँ से सवाल बनते भी हैं पेपर में। पहला अंग है महासभा। सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करती है ये महासभा, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष थे डेनिस फ्रांसिस। ये सवाल बन सकते हैं। मुख्य कार्य, महासभा के मुख्य कार्य हैं विश्व शांति और सुरक्षा के मामलों पर चर्चा करना, बजट पारित करना, नए सदस्य देशों को स्वीकार करना, महासचिव का चुनाव करना। ये महासभा के कार्य हैं। विशेष, प्रत्येक देश में एक वोट होता है। प्रत्येक देश का एक, आते तो 5 प्रतिनिधि हैं लेकिन उनका वोट एक ही माना जाता है, ठीक है। प्रत्येक देश का एक वोट माना जाता है। इसमें निर्णय सिफारिश स्वरूप होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते हैं। खाली ये सिफारिश दे सकता है, ऐसा नहीं कि जो इनने कह दिया वो मानना जरूरी है, वो बाध्यकारी नहीं है ये। दूसरा अंग है इसका सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। विश्व शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी है इसकी। इसकी संरचना देखते हैं। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनको वीटो पावर मिले रहती है, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। स्थायी सदस्य हैं इसमें
अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। वीटो पावर क्या हुई? कोई भी स्थायी सदस्य प्रस्ताव पर रोक सकता है, मतलब उसके मन नहीं आएगी तो वो उस प्रस्ताव को रोक देगा अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके। अभी तक इन दोनों ने एक एक बार वीटो पावर इस्तेमाल कर लिया, अमेरिका ने और चीन ने। अमेरिका ने भी रोडेशिया के मामले में की थी और चीन ने बांग्लादेश के उसमें की रखी थी किसी चीज़ में। आप लोग एक बार मेरे को इसको कमेंट में बताना। कमेंट तो कोई करते नहीं हो, फिर भी बाद में कभी बच्चे देखेंगे तो वो लोग बताना। मुख्य कार्य शांति सेना भेजना, प्रतिबंध लगाना, संघर्ष समाधान में निर्णय लेना, इसके मुख्य कार्य हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवाधिकार के मुद्दों पर कार्य करने के लिए बनाई गई ये संस्था है। ये एक स्थायी संस्था है। इसका मुख्य कार्य क्या है? वैश्विक विकास को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों की निगरानी करना, विभिन्न एजेंसियां जैसे WHO, यूनेस्को के साथ समन्वय करना, ये यूनिसेफ के साथ भी समन्वय करना। यूनिसेफ की फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष है एक। इसके सदस्य 54 देश हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ UNO का न्यायिक अंग है। ये सवाल पेपर में आया हुआ है कि UNO का न्यायिक अंग क्या है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई। एक इसी का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। बाकी जिस अगर महासभा, सुरक्षा परिषद, इनके भी न्यायालय पूछेगा तो जहाँ UNO का है न्यूयॉर्क में, वहीं उनके भी हैं। मुख्य कार्य क्या हैं? देशों के बीच कानूनी विवाद का समाधान करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करना, महासभा और सुरक्षा परिषद को सलाह देना। जज, इसमें 15 न्यायाधीश हैं। इनकी नियुक्ति 9 साल के लिए की जाती है, लेकिन प्रत्येक 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश छुट्टी ले लेंगे वहाँ से। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते, सब देशों को मौका मिलेगा। सचिवालय, UNO के दैनिक प्रशासन, जो रोज दिनचर्या है वहाँ जो कार्य होते हैं उसका संचालन करते हैं लोग। मुख्य कार्य महासभा, सुरक्षा परिषद आदि के फैसलों को लागू करना, वैश्विक रिपोर्ट तैयार करना, UNO एजेंसियों के काम को व्यवस्थित करना। इसके महासचिव वर्तमान में हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये 2017 से यही है। उससे पहले बान की मूल थे और पहले ट्रिग वैली थे। 2017 से 2026 तक इनका कार्यकाल है। कोई भी मतलब 2 बार बन सकता है। बहुत लोग इस बार 2-3 बार बने हुए हैं। ये पुर्तगाल के थे एंटोनियो गुटेरेस। जो चीज़ें मुझे याद आती रही हैं मैं आपको बताते रह रहा हूँ। अब बात करते हैं छठे आखिरी अंग की, ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यासी परिषद। पूर्व उपनिवेशों को स्वतंत्रता दिलाने का कार्य। उपनिवेश जो किसी के अधीन थे, जैसे भारत भी उपनिवेश था। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं। इसका नाम ही प्रन्यास परिषद भी है, ठीक है। महत्व, विश्व के 89 क्षेत्रों को स्वतंत्रता दिलाना। 89 क्षेत्र क्या होते हैं? एक ऐसा क्षेत्र जिस पर किसी अन्य राज्य या अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रशासन नियंत्रित किया जाता है, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप प्रणाली के तहत। ट्रस्टीशिप प्रणाली क्या होगी? क्योंकि अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो गरीब हैं, आदिम जनजातियां जहां निवास करती हैं, अपना शासन चलाने में वो सक्षम नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो बड़े राष्ट्र हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करके उनसे कि वो अपने स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ट्रस्ट करके वो उनके ऊपर अपने ऊपर मतलब जो उनके कानून बनाने में उनकी मदद लेते हैं। तो यही ट्रस्टीशिप प्रणाली है। यह अंग 1994 तक सक्रिय था, अब कार्य करना बंद कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि जो लास्ट अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत महासागर में एक द्वीप था, पलाऊ द्वीप, वह अंतिम शेष न्यास क्षेत्र था, वो स्वतंत्र हो गया, तब यह बंद हो गया। 1994 में ही ये स्वतंत्र हो गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्तियाँ, पावर ऑफ UNO, आर्थिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति,
शांति सेना भेजने की शक्ति, देशों के कानूनी विवादों का समाधान, युद्ध और संघर्ष रोकने की शक्ति, मानवीय सहायता, आपदा राहत कार्यों में हस्तक्षेप, विश्व शांति में यूएनओ की भूमिका। ये सब टॉपिक एक एक करके दिए हैं, तो मैंने इन सब के बारे में भी लिख दिया है थोड़ा थोड़ा। आप सिलेबस में देख सकते हैं, सिलेबस ही सफलता की कुंजी है। प्रमुख शांति प्रयास, जब कोरिया में युद्ध हुआ 1950 में, यूगोस्लाविया में संघर्ष हुआ 1990 में, तब शांति के प्रयास किए गए हैं यूएनओ के द्वारा। ठीक है। कुवैत और इराक का युद्ध हुआ 1991 के समय में, दक्षिण सूडान संघर्ष हुआ 2011 के समय में, तब शांति सेनाएं आई। एक उनो शांति सेना है, ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं इसको। ये 71 देशों से अधिक देशों में शांति स्थापना के लिए वर्तमान में कई देशों में तैनात है ये सेना। महत्वपूर्ण घोषणा और संधियां, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR 10 दिसंबर 1948, परमाणु अप्रसार संधि NPT 1 जुलाई 1968 को हुई, CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 10 सितंबर 1996 को ही, अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं है। इनके लिए आप मेरी पिछली जो मैंने इसी क्रैश कोर्स में वीडियो हैं 7, 8 जो भी हैं, उनमें मैंने ये करा रखे हैं सब के सब डिटेल में 7, 8 में। आप लोग इनके जो मेन थंबनेल बनाए रहता हूँ उसके नीचे इधर पर पढ़ के आप लोग इनको आराम से देख सकते हैं। अब पिछले वर्षों में जो PYQs आए हैं उनको करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को, ये UKSSC ने पूछा था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 5। 10 अस्थायी होते हैं। UPSSC में पूछा है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948 को। परमाणु अप्रसार संधि कब लागू की गई? 1 जुलाई 1968 को। ये सरल सवाल होते हैं अगर इनको पढ़ा जाए तो, तब अगर टॉपिक की कठिन सोच के पढ़ोगे ही नहीं तो फिर ये टफ ही होते जाएंगे। यूएनओ के न्यायिक अंग का नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आया है देखो। यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। आ सकता है करके संभावित एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें क्योंकि चैनल नया है अभी, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और मुझे सपोर्ट करके अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए मैं लाते रहूँगा। धन्यवाद।